हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल A+IAS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको यहाँ RS मेंस का जो थर्ड पेपर है, GS थर्ड जनरल स्टडीज थर्ड पेपर, उसमें सेकंड यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके कुछ टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, हमारा जो टॉपिक है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ टॉपिक ही चल रहा है। पहले हमने स्टडी किया था, इससे पहले एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, वो भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम नया टॉपिक लेंगे, नवीन लोक प्रशासन। इस नवीन लोक प्रशासन की स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे ये कब स्टार्ट हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या क्या थ्योरीज है, ये सब हम यहाँ स्टडी करेंगे। और आप लोग एक बात हमेशा याद रखें, जो भी कैंडिडेट RS मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी RS मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, वो विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये एग्जाम आपका रिटर्न एग्जाम है, यानी इस एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर आपको कैसे देना है, ये सब मैं आपको यहाँ पहले बता चुका हूं, अभी मैं बताऊंगा। वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। मेन बात यह है कि RS मेंस का एग्जाम रिटर्न एग्जाम है, तो आपको समझते हुए लिखते हुए फिर पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। नवीन लोक प्रशासन, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, NPA। नवीन लोक प्रशासन, आप लोग लिखते रहे, नोट करते रहे। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी NPA। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। नवीन लोक प्रशासन, NPA, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप लोग नोट करें, 1960 के दशक में लोक प्रशासन के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक कमियों ने एक नए विचार को जन्म दिया, एक नए विचार को जन्म दिया, जिसे NPA कहते हैं। NPA यानी हो गया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे NPA कहते हैं, जिसमें नव लोक प्रशासन के उद्भव के लिए आंतरिक व बाह्य कारक उत्तरदायी माने जाते हैं। आप लोग लिखते रहे, नोट करते रहे। 1950 में 1960 का दशक तकनीकी विकास, प्रकृति ने जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित किया। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो टॉपिक ले रहे हैं, नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं NPA। 1960 के दशक में लोक प्रशासन की सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक कमियों ने एक नए विचार को जन्म दिया, जिसे NPA कहते हैं, यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नया लोक प्रशासन कहते हैं, जिसमें नव लोक प्रशासन के उद्भव के लिए आंतरिक व बाह्य कारक उत्तरदायी माने जाते हैं। 1950 व 1960 का दशक
तकनीकी विकास प्रकृति ने जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित किया। इसके आगे हम देखते हैं अभी। और प्रत्येक मानवीय विज्ञानों ने मानव का और उसके जीवन से जुड़े हर पहलू का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया। आप लोग नोट करते रहें, वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया। जिससे लोक प्रशासन में अछूता नहीं था, क्योंकि लोक प्रशासन व्यवहारवाद के माध्यम से जहां एक और सार्वभौमिक सिद्धांतों के निर्माण का प्रयास किया गया। तो वही संगठन में मानवीय व्यवहार का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया। व्यवहारवाद में लोक प्रशासन में मूल्य मुक्त दृष्टिकोण के अध्ययन की वकालत की। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नवीन लोक प्रशासन, जिसको हम आगे देखते हैं। और प्रत्येक मानवीय विज्ञानों ने मानव का और उसके जीवन से जुड़े हर पहलू का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया, जिसे लोक प्रशासन भी अछूता नहीं था, क्योंकि लोक प्रशासन व्यवहारवाद के माध्यम से जहां एक और सार्वभौमिक सिद्धांतों के निर्माण का प्रयास किया गया, तो वहीं संगठन में मानवीय व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया। व्यवहारवाद में लोक प्रशासन में मूल्य मुक्त दृष्टिकोण के अध्ययन की वकालत की। ठीक है, ये तो हो गया आपका एमपीए की डेफिनेशन। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका आगे है उद्भव के कारण। उद्भव के कारण ये हम स्टडी करेंगे। इसमें है सबसे पहले आंतरिक कारक। आप लोग लिखते रहें, नोट करते रहें, आंतरिक कारक क्या है वो सब हम यहां देखेंगे। इसमें सिद्धांत और व्यवहार ने नवीन लोक प्रशासन
लोक प्रशासन को आधार प्रदान किया। जहां इस कारक सिद्धांत कारक के अंतर्गत साइमन का प्रत्यक्षवाद व वेबर, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे, कि अनामता व तटस्थता और परंपरागत लोक प्रशासन के केंद्र बिंदु लोक प्रशासन के केंद्र बिंदु भी जिम्मेदार है। साइमन ने अपने तार्किक प्रत्यक्षवाद के माध्यम से लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने का प्रयास किया। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि उद्भव के कारण। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आंतरिक कारक। इसमें क्या है? इसमें सिद्धांत और व्यवहार ने नवीन लोक प्रशासन को आधार प्रदान किया। जहां इस सिद्धांत कारक के अंतर्गत साइमन का प्रत्यक्षवाद व वेबर, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, कि अनामता व तटस्थता और परंपरागत लोक प्रशासन के केंद्र बिंदु भी जिम्मेदार है, यानी केंद्र बिंदु भी इसमें रेस्पॉन्सिबल है। साइमन ने अपने तार्किक प्रत्यक्षवाद के माध्यम से लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने का प्रयास किया। ठीक है, इसके आगे हम भी देखते हैं। साइमन के बारे में बात चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन में तब तक अवधारणाओं और सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जा सकता, सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जा सकता जब तक उनमें मूल्यात्मक तथ्यों को न्यूनतम स्तर तक न लाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग नोट करते रहें, लिखते रहें। इस तरह उन्होंने लोक प्रशासन में मूल्यों को नकारने का प्रयास किया। वहीं व्यवहारात्मक रूप से
व्यवहारात्मक रूप से वेबर की नौकरशाही, वेबर है नौकरशाही में तटस्थता और अनावश्यकता ने लोक प्रशासन को संवेदनहीन और मूल्यविहीन बनाने का काम किया। जो लोक सेवकों की सामाजिक अभिकर्ता अगर सक्रिय प्रशासक और सकारात्मक भेदभाव को अपनाकर समाज में समता स्थापित करने वाली प्रशासकों की भूमिका को गौण कर दिया गया। आप लोग नोट करते रहें, लिखते रहें। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उन्होंने यानी साइमन की बात चल रही है। साइमन ने क्या कहा कि प्रशासन में तब तक अवधारणाओं और सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जा सकता जब तक उनमें मूल्यात्मक तथ्यों को न्यूनतम स्तर तक न लाया जाए। इस तरह उन्होंने लोक प्रशासन में मूल्यों को नकारने का प्रयास किया। वही व्यवहारात्मक रूप से वेबर, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा कि नौकरशाही में तटस्थता और अनामता ने लोक प्रशासन को संवेदनहीन, मूल्यविहीन बनाने का काम किया। जो लोक सेवकों की सामाजिक अभिकर्ता अगर सक्रिय प्रशासक और सकारात्मक भेदभाव को अपनाकर समाज में समता स्थापित करने वाली प्रशासकों यानी एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका को गौण कर दिया गया। नेक्स्ट इसके आगे हम देखते हैं। अभी वही परंपरागत लोक प्रशासन, आप लोग नोट करते रहें, वही परंपरागत लोक प्रशासन लोक की अपेक्षा प्रशासन पर जोर दिया गया। मूल्यों और दर्शन की अपेक्षा मूल्यों और दर्शन की अपेक्षा सिद्धांतों और प्रक्रियाओं पर जोर दिया गया तथा प्रभावशीलता
और सेवा कार्य कुशलता की अपेक्षा कार्य कुशलता व मितव्ययिता को महत्व प्रदान किया गया। वह मितव्ययिता को महत्व प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि वही परंपरागत लोक प्रशासन जिसमें लोक की अपेक्षा प्रशासन पर जोर दिया गया, मूल्यों और दर्शन की अपेक्षा सिद्धांतों और प्रक्रियाओं पर जोर दिया गया, तथा प्रभावशीलता और सेवा कार्य कुशलता की अपेक्षा कार्य कुशलता व मितव्ययिता को महत्व प्रदान किया गया। यानी कार्य कुशलता और मितव्ययिता को इंपॉर्टेंस दिया गया। इसका आगे हम देखते हैं। अभी आगे का हमारा टॉपिक रहेगा अभी बाह्य कारक। बाह्य कारक, इसमें क्या है, इस कारक में मुख्य कारण, इस कारक में मुख्य कारण संक्रमणशील अमेरिकी समाज, संक्रमणशील अमेरिकी समाज रहा है, जिसमें अमेरिका में वियतनाम युद्ध, वियतनाम युद्ध, ब्लैक अमेरिकी आंदोलन, शहरी हिंसा, कैंपस में विचलन, कैंपस में विचलन, राजनीतिक हिंसा, तथा अमीरी गरीबी में, तथा अमीरी गरीबी व बेरोजगारी और उनके प्रति प्रशासन की और उनके प्रति प्रशासन की मंद प्रतिक्रिया, प्रशासन की मंद प्रतिक्रिया जिम्मेदार थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बाह्य कारक जो अपने टॉपिक लिया है, इस टॉपिक में क्या है, इस कारक में मुख्य कारण संक्रमणशील अमेरिकी समाज रहा है। यानी संक्रमणशील अमेरिकी समाज रहा है, जिसमें अमेरिका में वियतनाम युद्ध, ब्लैक अमेरिकी आंदोलन, शहरी हिंसा, कैंपस में विचलन, राजनीतिक हिंसा तथा अमीरी गरीबी व बेरोजगारी और उनके प्रति प्रशासन की मंद प्रतिक्रिया जिम्मेदार थी। इसके आगे हम देखते हैं, साथ ही दो विश्व युद्धों के बाद विश्व में अपनाए गए विश्व
में अपनाए गए अनेक मानवीय सहायता अनेक मानवीय सहायता कार्यक्रमों आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यक्रमों आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यक्रमों आदि को यूएनओ और उसकी एजेंसियों ने अंजाम दिया। लेकिन वे अपने कार्यों को अच्छी तरह नहीं कर पाए। अच्छी तरह नहीं कर पाए क्योंकि विभिन्न देशों के प्रशासनिक तंत्रों की अकार्यकुशलता और अप्रभावशीलता मुख्य जिम्मेदार थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि साथ ही दो विश्व युद्धों के बाद विश्व में अपनाए गए अनेक मानवीय सहायता कार्यक्रमों आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यक्रमों आदि को यूएनओ का मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसकी एजेंसियों ने अंजाम दिया। लेकिन वे अपने कार्यों को अच्छी तरह नहीं कर पाए क्योंकि विभिन्न देशों के प्रशासनिक तंत्रों की अकार्यकुशलता और अप्रभावशीलता मुख्य जिम्मेदार थी। यानी अकार्यकुशलता और अप्रभावशीलता मुख्य रेस्पॉन्सिबल थी। ठीक है, क्लियर? अब आगे हम देखते हैं, आप लोग नोट करते रहे। वहीं पूरे विश्व में गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या आदि तेजी से बढ़ रही थी, जिसके समाधान के लिए प्रशासन अकार्यकुशल सिद्ध हुआ और वह यथास्थिति का पोषक बना रहा 1960 के पैराग्राफ चेंज करके लिखे आप लोग। 1960 के दशक के उत्तरार्ध
में ड्वाइट वाल्डो के संरक्षण में हुए मिनोब्रोक सम्मेलन ने नव लोक प्रशासन को जन्म दिया। नव लोक प्रशासन को जन्म दिया। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि वही पूरे विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या आदि तेजी से बढ़ रही थी, जिसके समाधान के लिए प्रशासन यानी सरकार अकार्यकुशल सिद्ध हुआ और वहीं यथास्थिति का पोषक बना रहा। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में ड्वाइट वाल्डो, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, के संरक्षण में हुए मिनोब्रोक सम्मेलन ने नव लोक प्रशासन को जन्म दिया। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। अभी अगला टॉपिक क्या है? नव लोक प्रशासन की उदय और वृद्धि। नव लोक प्रशासन की उदय और वृद्धि। नव लोक प्रशासन की उदय और वृद्धि, इसमें क्या है? नव लोक प्रशासन, आप लोग नोट करते रहे, कि उदय और वृद्धि में मुख्य मील के पत्थर, मुख्य मील के पत्थर निम्नलिखित है। ठीक है दोस्तों, नव लोक प्रशासन की उदय और वृद्धि, इसमें हम देखेंगे इस टॉपिक को। नव लोक प्रशासन की उदय और वृद्धि में मुख्य मील के पत्थर निम्नलिखित है, यानी मुख्य मुख्य बातें इसमें हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपके लोक सेवाओं के लिए उच्चतर शिक्षा पर हन्नी रिपोर्ट। 1967 अमेरिका। सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है, इसको याद रखना आपको। सेकंड पॉइंट, अमेरिका में लोक प्रशासन के सिद्धांत। अमेरिका में लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर जेम्स सी चार्ल्सवर्थ, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, में की अध्यक्षता में फिलाडेल्फिया सम्मेलन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967, ये आपका सेकंड पॉइंट है। पॉइंट नंबर थर्ड, ड्वाइट वाल्डो के लेख, ड्वाइट वाल्डो के लेख पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन in a time of revolution,
का 1968, ये आपका थर्ड पॉइंट है। नंबर फोर्थ पॉइंट, अमेरिका में मिनोब्रुक सम्मेलन, मिनोब्रुक सम्मेलन 1968, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। तो जो नव लोक प्रशासन की उदय और वृद्धि, इस टॉपिक में हमने देखा, इसकी उदय और वृद्धि को हम निम्न टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला इसमें टॉपिक है आपका नंबर 1, लोक सेवाओं के लिए उच्चतर शिक्षा पर हन्नी रिपोर्ट 1967 अमेरिका, ये है आपका पहला पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट, अमेरिका में लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर जेम्स सी चार्ल्सवर्थ, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, की अध्यक्षता में फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967, यानी एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967, ये आपका है सेकंड पॉइंट। नंबर थर्ड पॉइंट, ड्वाइट वार्डो, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, के लेख पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन का 1968, ये आपका थर्ड पॉइंट। नंबर फोर्थ पॉइंट है अमेरिका में मिनोब्रुक सम्मेलन 1968। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे देखते हैं। नंबर फिफ्थ पॉइंट है आपका फ्रैंक मैरिनी के संपादन में, फ्रैंक मैरिनी के संपादन में टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दे मिनोब्रुक सम्मेलन पर्सपेक्टिव का प्रकाशन 1971, ये आपका फिफ्थ पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6, ड्वाइट वार्डो के संपादन में, ड्वाइट वार्डो के संपादन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस का प्रकाशन 1971, ये है आपको 6 पॉइंट। इसके आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 7, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की पुस्तक, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की पुस्तक जिसका नाम है यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन 1980, ये आपके पॉइंट क्या समाप्त होते हैं। 7 पॉइंट है इसमें टोटल, जिसमें नंबर 5 पॉइंट है आपका फ्रैंक मैरिनी के संपादन में टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक सम्मेलन पर्सपेक्टिव का प्रकाशन 1971। पॉइंट नंबर 6 क्या है आपका, ड्वाइट वार्डो के संपादन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस का प्रकाशन 1971। पॉइंट नंबर 7 है जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की जो पुस्तक उन्होंने लिखी, उस पुस्तक का नाम है यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन 1980। ये आपका टॉपिक का समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक आगे हम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हन्नी प्रतिवेदन। हन्नी प्रतिवेदन, इसमें क्या है अभी हम देखते हैं। प्रोफेसर हन्नी, इनके नाम से ही है ये,
आप लोग नोट करते रहे, लिखते रहें। प्रोफेसर हन्नी सिराक्यूज विश्वविद्यालयों में उप कुलपति थे। इन्हें अमेरिका की लोक प्रशासन अमेरिका की लोक प्रशासन सोसाइटी में ने लोक सेवाओं के लिए उच्च शिक्षा लोक सेवाओं के लिए उच्च शिक्षा नामक विषय पर एक समिति का अध्यक्ष बनाया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन को पढ़ाने संबंधी लोक प्रशासन को पढ़ाने संबंधी विकल्पों पर विचार करना था। विकल्पों पर विचार करना था। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा हन्नी प्रतिवेदन है, ये इनके नाम से ही है। प्रोफेसर हन्नी सिराक्यूज विश्वविद्यालयों में, सिराक्यूज यूनिवर्सिटीज में उप कुलपति थे, यानी वाइस चांसलर थे। इन्हें अमेरिका की लोक प्रशासन सोसाइटी ने लोक सेवाओं के लिए उच्च शिक्षा नामक विषय पर एक समिति जो 1966 में बनी थी का अध्यक्ष बनाया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन को पढ़ाने संबंधी विकल्पों पर विचार करना था। इसके आगे हम देखते हैं अभी। वर्ष 1967 में प्रोफेसर हन्नी ने अपना प्रतिवेदन सौंपा, जिसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें लोक प्रशासन की वास्तविक स्थिति, इसमें लोक प्रशासन की वास्तविक स्थिति को उजागर किया गया था, आप लोग नोट करते रहे, लिखते रहे। यह प्रतिवेदन एक लेख के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू 1967 में प्रकाशित भी हुआ। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वर्ष 1967 में प्रोफेसर हन्नी ने अपना प्रतिवेदन सौंपा, जिसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें लोक प्रशासन की
वास्तविक स्थिति को उजागर किया गया था। यह प्रतिवेदन एक लेख के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू यानी 9/1967 में प्रकाशित भी हुआ। ठीक है, आज के टॉपिक में यही समाप्त करता हूं। ऑल द बेस्ट।